सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो सही उत्तर होगा आर वेर्रामुथु को। तो आर वेर्रामुथु ये 72 वर्ष के प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार हैं और अभी इन्हीं को 2025 के लिए ये 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और तमिल भाषा में इनको या तमिल भाषा के लिए इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये 3 बात आपको याद रखनी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, अभी लेटेस्ट 2025 के लिए ये जो 60वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिया गया, आर वेर्रामुथु को तमिल भाषा में। वैसे आर वेर्रामुथु की बात करें, मैंने आपको बताया तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और भी कई इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। जैसे 7 बार राष्ट्र फिल्म पुरस्कार के लिए इनको चुना गया, 2014 में पद्म भूषण मिल चुका है, 2003 में पद्मश्री मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 2003 में। और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या मिलता है, 11 लाख रुपए और कांस्य की सरस्वती जी की प्रतिमा मिलती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आपको कराता हूं। मैंने कहा भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो कि स्थापित किया गया था 1961 में, पहली बार दिया गया था 1965 में। किसे दिया गया था पहली बार, जी शंकर कुरुप को, मलयालम भाषा में। अच्छा, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं वो तो है ही सही, उसके अलावा अंग्रेजी भी जोड़ दो। और लास्ट एडिशन जो 59 नंबर का था, जो 2024 के लिए दिया गया था, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। वो हिंदी साहित्यकार थे, पिछले साल ही उनको ये अवार्ड मिला था और पिछले साल ही अभी लास्ट दिसंबर में शायद उनका निधन भी हो गया था। और उससे पहले 58 नंबर का मिला था गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। और ये भी मैं आपको बता दूं, पहली बार जो पहला अंग्रेजी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो 2018 में दिया गया था अमिताभ घोष को। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अगर पूछते हैं तो आशा पूर्णा देवी, बंगाली भाषा में उनको दिया गया था 1976 में। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से अगर स्टैटिक बना करके वो प्रश्न पूछता है तो यहां से प्रश्न पूछेगा। लेटेस्ट करंट अफेयर्स का यहां से प्रश्न पूछेगा तो वो हमने देख ही लिया। आर वेर्रामुथु को भी 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब पुरस्कार वाला प्रश्न है, कुछ और पुरस्कार अवार्ड्स जो करंट अफेयर्स में थे वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। देखो, अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई कौन बने थे, अनंत अंबानी। पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया रवीना टंडन को। पहला फीफा शांति पुरस्कार मिला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। और पोलोस मार्क ग्रेगोरियस अवार्ड दिया गया था डॉक्टर टेसी थॉमस को, जो हम कहते हैं कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी हैं। लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया वेल्लामल्ला सिमन्ना को, एक तेलुगु लेखिका है। मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार 2025 दिया गया मोहम्मद लतीफ खान को। 2025 का टर्नर पुरस्कार एन्नन्ना कालू को मिला है, स्कॉटलैंड से है। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न जो भी दिया गया जयंत विष्णु नार्लिकर को। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 दिया गया मारियांगेला हुंगरिया को, ब्राजील से हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 दिया गया वर्षा देश पांडे को, महाराष्ट्र से हैं। और कैंटन आर मिलर अवार्ड IUCN के द्वारा जो दिया जाता है अभी सोनाली घोष को दिया गया था। यह अवार्ड पाने वाली वो भारत की पहली महिला बनी थी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। तो अभी ऑस्कर अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। 2026 के ऑस्कर अवार्ड, याद रखना इसी को अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। और अभी इसका आयोजन हुआ था अमेरिका के डोल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में। और इसका संस्करण कौन सा है, इस बार का 98 नंबर का एडिशन है। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी होती है, लेकिन जो 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट डायरेक्टर है इसी मूवी के पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला मिशेल बी जॉर्डन को सिनर मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जेसी बकले को हेमनेट मूवी के लिए। उसके अलावा आपको बता दूं, वन बैटल आफ्टर अनदर जो मूवी है इसने 6 ऑस्कर जीत करके सबसे ज्यादा पुरस्कार यहाँ पे हासिल किए। अच्छा, ये भी एक अच्छा बन सकता है प्रश्न कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, सेंटिमेंटल वैल्यू को। ये नॉर्वे की मूवी है। देश अगर पूछेंगे तो नॉर्वे आंसर करना है। अब ऑस्कर से कुछ और मैं आपको पॉइंट रिवाइज करवाऊं तो एक ये याद रख लेना कि ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली हमारी एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी रही थी, होम बाउंड। ये टॉप 15 तक पहुंच गई थी लेकिन आगे नहीं जा पाई, लेकिन ये भी हमारे लिए तो बड़ी बात ही है।
वैसे अभी तक जिन जिन भारतीयों ने ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं वो पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। अगर पूछते हैं पहला जो ऑस्कर पुरस्कार ये किसे मिला था, तो भानु अथैया को मिला था गांधी मूवी के लिए 1982 में। किस कैटेगरी में? पोशाक डिजाइनिंग में। और ये भी प्रश्न आ जाता है कि जो पहला ऑस्कर अवार्ड्स में जो पहले भारतीय कौन थे जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, तो सत्यजीत रॉय। 1992 की ये बात है। बाकी अगर लेटेस्ट हम बात करेंगे, लेटेस्ट ये मिला था 2023 में। आरआरआर मूवी आई थी, तो उसका गाना है नाट्टू नाट्टू, तो उसके लिए जो संगीतकार है एम एम कीरावनी और जो गीतकार है चंद्र बोस, इनको मिला था। और एक डॉक्यूमेंट्री आई थी एलिफेंट विस्पर, तो उसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला था कार्तिकी गोंसाल्वेस को और उनके साथ गुनीत मोंगा को। ये लेटेस्ट अभी हमें ऑस्कर अवार्ड मिला था 2023 में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। बाकी वैसे आपको याद होगा ये तो, लेकिन अभी लेटेस्ट वाला जो हमारा आज का प्रश्न है वो तो आप जरूर से ध्यान में रखना। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी भारत के 94 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो आंसर होगा मयंक चक्रवर्ती। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना। असम के 16 साल के हैं मयंक चक्रवर्ती, जो भी भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। वैसे देश के तो 94 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहां से ये पहले हैं ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले। इनसे पहले 93 नंबर के बने थे आरव डोंगला, महाराष्ट्र से जो हैं। 92 नंबर के आर्यन वार्ष्णे बने थे, दिल्ली से जो हैं। और 91 नंबर के राहुल वीएस बने थे, जो चेन्नई से हैं। और बात करते हैं कि हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे, आप सभी जानते हो, विश्वनाथन आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, और उन्होंने ही सबसे पहली बार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछोगे तो डी गुकेश है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछोगे तो एस विजय लक्ष्मी है। और ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली पहली महिला पूछोगे तो कोनेरू हम्पी है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस अकेडमी ये खुली है भुवनेश्वर में। याद रखना इस साल जो 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड है वो होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में। इससे पहले जो हुआ था 45 नंबर का वो 2024 में हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में उसमें भारत विजेता रहा था। कुछ और प्रश्न देखो। अभी फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 याद रखना, ये 11वां एडिशन है जो कि भारत में हुआ था गोवा में। जीता था जावोखिर सिंदारोव ने, ये उज्बेकिस्तान से हैं। और अभी 2025 में जो फिडे रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप हुआ था दोहा कतर में। और ये भी अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था 2026 में ही कि फिडे फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जो जर्मनी में हुआ था उसको मैग्नस कार्लसन ने जीता, जो नॉर्वे के प्लेयर है। अच्छा, इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी क्या है? फिडे जिसको कहते हैं हम। स्थापना होती है इसकी 20 जुलाई 1924 में, इसलिए तो 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी डॉर्कोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो चेस से ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मत्स्य पालन विभाग ने शीत जल मत्स्य पालन पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। कहां पर किया? तो आंसर होगा श्रीनगर में। तो हम बात कर रहे हैं शीत जल मत्स्य पालन, कोल्ड वाटर फिशरीज, इस पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन अभी आयोजित किया गया श्रीनगर में। आयोजन किसने किया? मत्स्य पालन विभाग ने। उद्देश्य क्या है? शीत जल या खुले जल में मत्स्य पालन, कोल्ड वाटर फिशरीज को बढ़ावा देना। तो इसमें झीलों, जलाशयों और नदियों में मछली उत्पादन बढ़ाने की तकनीकों पर चर्चा की गई। तो ये सम्मेलन आप कह सकते हो ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा, क्या मतलब हो गया इसका? शीत जल मत्स्य पालन का मतलब क्या हो गया? तो इसमें झीलें, नदी या जलाशय के खुले पानी में जाल लगा करके मछली पालन किया जाता है। और इससे फायदा क्या होता है? इससे कम जगह में अधिक उत्पादन होता है। तो इसी के लिए अभी ये शीत जल मत्स्य पालन का अभी पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ श्रीनगर में। भाई श्रीनगर कैसा इलाका है? ठंडा इलाका है, तो इसीलिए कोल्ड वाटर फिशरीज पर जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो वहां पर हुआ। अब मत्स्य से ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सारे प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, आप देखना आपको कौन कौन सा याद है। आपको याद होगा भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर ये लॉन्च हुआ था सिक्किम में। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने वाला पहला राज्य भी सिक्किम है। अच्छा, ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश ये कौन सा बना था? अभी लक्षद्वीप। गुजरात की स्टेट फिश घोल मछली है। हमारे मत्स्य पालन जो मंत्री हैं उन्होंने कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया? रंगीन मछली एप्लीकेशन को। अच्छा, वैसे हमारे मत्स्य पालन मंत्री कौन है?
कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। बाकी राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर डे होता है 10 जुलाई को, और विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को। सिक्किम की स्टेट फिश बनी थी केटली, या कुपर महशीर कहते हैं। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारा गंगा डॉल्फिन है, इसका साइंटिफिक नेम होता है प्लैटानिस्टा गांगेटिका। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इच्थोलॉजी कहते हैं। अच्छा, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? केरल के कोच्चि में आपको मिलेगा। और राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र ये आपको मिलेगा भीमताल नैनीताल में। अभी 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक हुई थी। कहां पर हुई थी? भारत में हुई थी, नई दिल्ली में। भारत ने दूसरी बार इसको होस्ट किया था। और वैसे आप देखोगे तो भारत ये चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। अभी मत्स्य शक्ति परियोजना ये शुरू हुई थी केरल के तिरुवनंतपुरम में। नीली क्रांति अगर पूछे, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। और इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, जो चली थी 1985 से 1990 तक। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। अगर हम मछली पालन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूछी जाती है एग्जाम में, कब लॉन्च हुई थी? तो 10 सितंबर 2020 को। ठीक है, तो मत्स्य की बात करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इससे बनने वाले जो अभी तक करंट अफेयर्स में जितने भी प्रश्न बने हैं वो सब मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, मत्स्य पालन मंत्री मैंने आपसे पूछा था, तो वो है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जो पशुपालन मंत्री हैं, मत्स्य पालन मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्रालय इन्हीं के पास है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव है आदि परब 2026, ये कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो हमने कहा आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव है आदि परब 2026, इसका आयोजन अभी किया गया छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में। अभी 13 और 14 मार्च को हुआ था। आयोजन करने का उद्देश्य है आदिवासी संस्कृति, कला, लोक नृत्य, परंपराओं और हस्तशिल्प को राष्ट्र मंच देना। और थीम भी थी परंपरा से पहचान तक। अब छत्तीसगढ़ में हुआ, छत्तीसगढ़ में आपको ले चलूंगा, लेकिन कुछ इसी तरह के प्रश्न मैं आपको पहले रिवाइज कराता हूँ। देखो, आदिवासी की बात चल रही है तो विश्व आदिवासी दिवस आपको पता होना चाहिए 9 अगस्त को होता है, जबकि जनजातीय गौरव दिवस हम मनाते हैं 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा जी की जयंती को। अच्छा, केरल का वायनाड ये सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला, याद रखना, देश का पहला जिला बना था। और प्रधानमंत्री जनमन योजना मतलब प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जो कि कब शुरू हुआ था? ये योजना कब आई थी? 15 नवंबर 2023 को इसको शुरू किया था मोदी जी ने। उद्देश्य क्या है? पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना। पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और पहला आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन भी अभी किया गया था मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा, राजस्थान में। एक ये याद रखना स्टैटिक बनता है कि 1975 में भारत सरकार ने डेबर आयोग की सिफारिश पर 52 जनजातीय समूहों को पीवीटीजी घोषित किया था। किस आयोग का नाम पूछते हैं? किस आयोग? डेबर आयोग। अगर वर्तमान में आप देखोगे तो भारत में टोटल 75 पीवीटीजी ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ बातें ध्यान में रखेंगे आप। जो आज हमने प्रश्न पढ़ा, जो आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव है आदि परब 2026 का आयोजन हुआ छत्तीसगढ़, तो आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल आपने कहा रायपुर हो गई, गवर्नर है रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। यहीं पर आपको उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। कुछ और प्रश्न देखे यहाँ से, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो पहला एडिशन होगा, ये अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। और कहां पर होगा? छत्तीसगढ़ में, जिसका मैस्कॉट है मोरवीर। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना था। और कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर साइट बन गया है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया था। कहां पर? छत्तीसगढ़ में ही। और रानी दुर्गावती योजना ये यहाँ पर शुरू हुई थी। तो इस योजना में क्या होगा? बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और ये पॉइंट भी ध्यान रखना, विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे, पिछले साल ये अभी निधन हो गया, छत्तीसगढ़ से थे। अभी हमने पढ़ा वैसे इनके बारे में, 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था, लेकिन पिछले साल ही पुरस्कार मिला और पिछले साल ही अभी दिसंबर में इनका निधन भी हो गया। छत्तीसगढ़ से थे, इसलिए छत्तीसगढ़ हम पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा असम में। तो याद रखेंगे, हमारे जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान, अभी इन्होंने 13 मार्च को ही असम के तेजपुर विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत
एक आधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। यह केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उद्यमियों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करेगा। और ये जो इंक्यूबेशन सेंटर इन्होंने स्थापित किया, उद्घाटन किया, किसके तहत, किस योजना के तहत, हमने पढ़ा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना। अब ये योजना इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान में रखना। बेसिक बातें बता देता हूँ कि ये लॉन्च हुई थी 2020 में, 29 जून 2020 में, और इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था, जिसके मंत्री हमने देखा कौन है, चिराग पासवान है अभी वर्तमान में। अब इन्होंने इस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया असम में। तो असम ले चलते हैं आपको, ये रहा मैप में असम। तो कैपिटल दिसपुर होती है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु क्या है, एक सिंग वाला गेंडा है, पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। लोक नृत्य में बात करोगे, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। क्लासिकल डांस सत्रिया है। त्योहारों में बात करेंगे, बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो उत्सव हो गया। असम का 7वां नेशनल पार्क है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। उससे पहले 6 कौन कौन से हैं, रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं खोजा गया था डिगबोई असम में ही। भारत का पहला सबसे लंबा नदी पुल है ये, भूपेंद्र हजारिका, जिसे डोलो सादिया पुल भी कहते हैं, लंबाई 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर बना है ये। कुछ और प्रश्न कराएं आपको असम से रिवाइज। तो एक याद रखना, अभी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हुई है असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में। 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया असम। असम ने संस्कारशाला कार्यक्रम शुरू किया, 4 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अच्छे संस्कार दिए जाएंगे। भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने असम के मिसामारी में एक हेलीकॉप्टर एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब की आधारशिला भी रखी। बगरुम्बा ये असम का लोक नृत्य है और बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। और बोडो से ही आप कंफ्यूज हो सकते हो, बोडो त्योहार ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में हाटी जनजाति के द्वारा। तो दोनों को ध्यान में रखना है, आप जरूर कंफ्यूज हो जाओगे अगर एग्जाम में आ गया, तो इसलिए मैं साथ में करा रहा हूँ। एक माजुली द्वीप भी आपको याद रखना है, असम में आपको मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। कुछ और प्रश्न देखें तो वृंदावनी वस्त्र संबंधी कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया गया था अभी असम के गुवाहाटी में। सीआरपीएफ ने अभी 21 फरवरी 2026 को पूर्वोत्तर में पहली बार अपना 87 नंबर का स्थापना दिवस असम के गुवाहाटी स्थित सरूसचाई स्टेडियम में मनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में 10वीं असम पुलिस बटालियन के मुख्यालय की आधारशिला भी रखी। डोल यात्रा त्योहार मनाया गया असम में। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरेन में नेशनल हाईवे पर एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का भी उद्घाटन किया था। और ये पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है। अच्छा, भारत का पहला नदी किनारे लाइट हाउस ये बनाया जाएगा। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी पे, नेशनल वाटरवेज 2 के किनारे, असम में, याद रखना। और अभी असम का जीआई टैग प्राप्त एक प्रोडक्ट है कार्बी आंगलोंग अदरक। इसको पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किया गया। कहां पर? लंदन में। तो असम से ये अभी लेटेस्ट वाले करा रहा हूं मैं आपको, 2026 के सारे करंट अफेयर्स रिवाइज। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? तो आंसर होगा भारत। देखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026, जिसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में कहा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अभी 11 से लेकर 13 मार्च तक हुआ। और इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 8 देशों के 250 से अधिक पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया। और इसका आयोजन यहाँ पे भारतीय पैरालंपिक समिति ने किया। अच्छा, रैंकिंग में बात करें, मेडल टैली में आप देखोगे तो भारत पहले स्थान पर है। 75 गोल्ड, 69 सिल्वर, 64 ब्रोंज आए, टोटल 208 मेडल के साथ हम पहले स्थान पर है। बाकी जो दूसरे और तीसरे स्थान पर है रशिया और बोस्निया, ये तो हमसे बहुत दूर है। ठीक है, तो भारत पहले स्थान पर है। हमने कहा इसका यहाँ पे आयोजन किया पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने, जिसकी स्थापना भी आपको बता दूं 1994 में होती है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। तो आपको याद है, हर साल हम 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, ये हम मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2022 में इस दिवस की घोषणा की थी। मनाने का उद्देश्य क्या है?
इस्लाम धर्म और मुसलमानों के प्रति भेदभाव, घृणा और हिंसा को रोकना, समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देना। अच्छा, 15 मार्च को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड के मस्जिदों पर जो आतंकी हमला हुआ था उसमें कई लोग मारे गए थे, इसीलिए इस डेट को चुना गया है 15 मार्च की तारीख को। तो उसी घटना की वैसे याद में इस दिन को चुना गया। तो सिंपल सा याद रखना, ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। अब डे वाला प्रश्न है, चलो एक बार फिर से मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज हम रिवाइज करेंगे। देखो, मार्च की शुरुआत जो 1 मार्च है उसको 3 दिवस मनाए थे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और वर्ल्ड ओबेसिटी डे, विश्व मोटापा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च को कॉमनवेल्थ डे, मार्च के जो दूसरे सोमवार को मनाया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे मनाया, मार्च के दूसरे बुधवार को मनाते हैं जो। 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया गया। और 15 मार्च को हमने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ कहां पर? नई दिल्ली में। हम बात कर रहे हैं एशियन एंड पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस की, हिंदी में बोलोगे एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2026। अभी 12वां एडिशन है इसका, ये 11 और 13 मार्च को हुआ, 11 से 13 मार्च। कहाँ? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। और इसका आयोजन किसने किया? यहाँ पे ऑल इंडिया प्रोसिक्यूशन एसोसिएशन ने। इस सम्मेलन का उद्देश्य है न्याय प्रणाली में सुधार करना, सरकारी वकीलों की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और प्रौद्योगिकी की सहायता से न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाना। और थीम भी रखी गई है ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स, सिक्योरिंग जस्टिस, प्रोसिक्यूटोरियल रेस्पॉन्स टू इलीगल इमिग्रेशन एंड क्रॉस बॉर्डर क्राइम। अब ये सम्मेलन वाला प्रश्न है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स, कुछ सम्मेलन में आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सारे 2026 वाले रिवाइज करा रहा हूँ मैं भी। जैव विविधता से संबंधित जो कोप 17 होगा, ये होगा अर्मेनिया के येरेवन में। जबकि क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो कोप 31 होगा अभी तुर्की के अंटालिया में होगा। अभी दूसरा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुआ था गांधीनगर, गुजरात में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हमने देखा हुआ नई दिल्ली में। भारतीय नियामक बोर्ड की पहली बैठक ये मुंबई में हुई। और भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ। और अभी दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में। 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग हुआ पुणे में। चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन गोवा में हुआ। 25वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट भी हुआ नई दिल्ली में। एआई समिट जो 2027 वाला होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और 2028 में यूएई में होगा। छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता, यह भी हुआ बंगलुरु में। 23वां बायो एशिया 2026 हुआ हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन हुआ आईआईसी बंगलुरु में। और भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, मतलब अब ये होगा अप्रैल में। उसके अलावा 11वां रायसीना डायलॉग अभी ये नई दिल्ली में हुआ था। चीफ गेस्ट याद रखना, इसमें फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब थे। और 37 नंबर का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ बार्सिलोना, स्पेन में। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन अभी नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किसने एडोब के सीईओ पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा शांतनु नारायणन ने। तो 18 साल से एडोब के सीईओ हैं ये शांतनु नारायणन। और अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कंपनी के बोर्ड चेयरमैन के रूप में जुड़े रहेंगे। वे 2007 से एडोब के सीईओ हैं। और शांतनु नारायण से आपको एक पॉइंट बता दूं कि 2019 में पद्मश्री इनको दिया गया था। एडोब कंपनी का मुख्यालय आपको मिलेगा कैलिफोर्निया, अमेरिका में। और ये स्थापित हुई थी 1982 में। अच्छा, बाकी कुछ और भारतीयों के नाम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाले रिवाइज करवा देता हूँ। आप देखोगे किन किन विदेशी कंपनियों में, जो फेमस विदेशी कंपनियां, इनमें ये सीईओ है, भारतीय सीईओ। जैसे कि अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, आईबीएम के अरविंद कृष्णा, एडोब के सीईओ अभी तक शांतनु नारायणन थे। और यूट्यूब के सीईओ आप जानते ही हो, नील मोहन है। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। और हाँ, इनकी पीडीएफ और क्विज
जहाँ पे आप टेस्ट लगा सकते हैं, इनका रिवीजन कर सकते हैं, फ्री में मिलती है आपको कहाँ पर, क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, प्रोजेक्ट शेषनाग 150 और प्रोजेक्ट काल का संबंध किससे है? स्वाम ड्रोन से। बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स के तहत किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? रोजर बेनी और राहुल द्रविड़ को। उसके अलावा किसने लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की? तो आंसर होगा गुजरात। LABL 2.0 ये पहल है, इसको लॉन्च किया अभी टेरी ने। टेरी मतलब एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और प्रोफेसर हरमन कुलके का निधन हो गया, उन्हें किस राज्य के इतिहास का वैश्विक आवाज कहा जाता था? तो उड़ीसा। और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी पार्ट्स बनाने के लिए अभी डसॉल्ट एविएशन ने किसके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया? तो हिकल टेक्नोलॉजी, ये बंगलुरु की एक कंपनी है। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 4000 मीटर की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की, इसका निर्माण किससे होता है? तो पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल। उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया गया 15 मार्च को। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी बन गई है? होमबाउंड। और आखिरी प्रश्न था, किस राज्य ने ससून बंदरगाह को डेवलप करने के लिए अभी फिनिश कंपनियों के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 अभी आयोजित हुआ था कहां पर? तो आंसर होगा स्पेन में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।